हाँ, वेलकम बैक। अभी हमने फर्स्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना, उसके बारे में देखा था। और हमने प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेन पॉइंट्स थे वो सिर्फ एक बार पढ़ा था। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन फीचर्स है, सेलिएंट फीचर्स है, सेलिएंट मीन्स मेन फीचर्स, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। लेकिन फर्स्ट हम वही करेंगे, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने आगे देखा, हमने डिफाइन किया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या होता? चलो इमेजिन करो, चलो क्रिकेट में कोई रूल नहीं होता, एम्पायर नहीं होता, तो क्या होता? सिंपल बात ना, कभी कुछ चलता ही नहीं। कौन बैटिंग करे, कौन बॉलिंग करे, कब आउट होगा मालूम ही नहीं होगा। अगर ट्रैफिक में ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक के रूल नहीं होते तो क्या होता? सब गाड़ी अपने मन के हिसाब से चलाते। पेडेस्ट्रियन फुटपाथ पे नहीं चलते, रास्ता पे चलते, गाड़ी वाले फुटपाथ पे आ जाते। यानी इसी बेसिकली वही ना, इन शॉर्ट वी कैन से कैओस होता है ना, इट विल बी कैओस। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है के बिना एक्चुअली कोई कंट्री फंक्शन नहीं कर सकता है। इसके काफी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच फाइनली वीव्स द एथोस एंड आइडियल्स ऑफ आवर कंट्री। कंट्री के आइडियल्स, कंट्री के एथिक्स को वो दिखाता है। इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट आवर कंट्री वुड हैव, हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री एक्सेट्रा। सी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है तो हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं ताकि वो लीडर हमारे बिहाफ में एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले। लेकिन ये लीडर को हमने इलेक्ट करके भेज दिया और वो अपना जो पावर हमने दिया वो पावर का मिसयूज करे तो कॉन्स्टिट्यूशन में वही प्रोविजंस भी है टू चेक दैट द लीडर्स विल नॉट मिसयूज दीज पावर्स। वो गलत हमारी फायदा नहीं उठा सके, वो मनमानी नहीं कर सके, वो करप्शन, चोरी नहीं कर सके। अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने काफी अलग अलग कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। जैसे इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड, फ्रांस, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके उनके अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमने लिए हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में। इतने सारे अलग अलग पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हुए हैं। उसके मेन पॉइंट्स लेकर देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या ने डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एडॉप्ट किया है। एवरी 5 years इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन बोलते हैं। एंड एनी सिटीजन ऑफ इंडिया जो 18 साल 18 years ऑफ एज एंड अबाव है वो इसमें वोट कर सकता है। सो बेसिकली पीपल ऑल ओवर कंट्री विल प्ले देयर रोल इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। सेम वे कोई भी सिटीजन इलेक्शन में भाग भी ले सकता है, वोटिंग तो कर सकता है, लेकिन इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास और जेंडर। यानी आप सिटीजन हो इंडिया के तो आप इलेक्शन में पार्ट भी ले सकते हैं। एंड जो इलेक्ट होके लोकसभा, राज्यसभा या हमारा विधानसभाओं में, स्टेट असेंबली में जाता है, वो 5 साल के लिए रूल करता है। देन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉयज फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस, एज वेल एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड थॉट्स। सेकंड फीचर है सेक्युलर कंट्री है इंडिया। सेक्युलरिज्म मीन्स the government does not conform to the norms of any particular religion in its system of governments. Means government का कोई state religion नहीं होगा। जैसे मैंने आगे एक प्रियम्बल के वक्त बोला था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। इसका मीनिंग ये है कि पाकिस्तान का जो लॉज है, गवर्नमेंट का जो नियम है, सब वो इस्लामिक कायदे के अंदर आएगा और इस्लाम उसका मेन रिलीजन होगा, बाकी सब रिलीजन उसके सेकेंडरी रिलीजन में आते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में सारे रिलीजन को इक्वल स्टेटस दिया गया है। इंडिया का हाईएस्ट पोस्ट, प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, वहां तक कोई भी धर्म का आदमी भी जा सकता है। सो सिटीजन आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेस ऑफ देयर फेथ, सेक्ट और रिलीजन। एवरी सिटीजन एंजॉयज द राइट टू फॉलो एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। आपको अपना जो धर्म मानना है वो आप पाल सकते हो, आपको नहीं मानना है तो आपकी मर्जी। तो it is your personal matter, state cannot force you. थर्ड है, इंडिया एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक means that the government obtains power from people directly or indirectly, or in other words we can say country का जो हेड है, the president, वो भी इलेक्टेड होता है।
वो हेरिडिटरी नहीं है। मोनार्की में क्या होता है, किंग के बाद उसका बच्चा किंग बने या उसकी वाइफ क्वीन बने, उसके बाद उसके बच्चा किंग बने या क्वीन बनेगा। यानी ये पावर जो है वो गवर्नमेंट उनके नाम से चलती है। इंडिया का गवर्नमेंट लोगों के नाम से चलती है। Right? So all the powers of government directly people से या indirectly people से आती है, and the head of the government also is elected. It is not hereditary. That is called republic. So power जो है कुछ लोगों के हाथ में लिमिटेड नहीं है. It is accessible to all citizens, irrespective of their caste, class, religion or gender. से कोई भी व्यक्ति इंडिया का गांव का सरपंच के लिए इलेक्शन लड़ सकता है, या वो एमएलए का इलेक्शन लड़ सकता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट का गवर्नमेंट, या वो सेंटर में लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है। सिर्फ प्रोविजन इतना है कि लोग आपको वोट करना चाहिए और आपको वोट करके आपको जिता के वहां पे भेजना चाहिए। अब देखो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, या प्लीज खास याद रखना, बहुत काम का है। गवर्नमेंट का हेड है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के नीचे हमारा 3 अलग अलग अंग है हमारे गवर्नमेंट का, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना। एक्सिक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंप्लीमेंट्स द लॉज, हमारा प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स और उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट्स, स्टेट में चीफ मिनिस्टर, उसके नीचे मिनिस्टर और गवर्नमेंट सर्वेंट्स, वो सब ये लॉ जो बना है वो इंप्लीमेंट करेंगे। एंड जुडिशरी मेक्स पीपल फॉलो द लॉज एंड डज द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस, यानी लॉ को प्रोटेक्ट करता है। सो नाउ वी हैव लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, उसमें पार्लियामेंट आता है, लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट वेलकम, जिसमें लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा पीपल का हाउस है एंड राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। एक्सिक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर होगा और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, उनका काम डे टू डे फंक्शनिंग गवर्नमेंट का चलाना। एंड जुडिशरी एट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल इज सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है। स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे प्रेसिडेंट का अपॉइंटेड आदमी है गवर्नर, प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है। स्टेट में भी वी हैव लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, वो स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, इसको विधानसभा या विधान परिषद, 2 अलग अलग हाउस होता है। विधानसभा डायरेक्टली लोगों को इलेक्ट करते हैं, एंड विधान परिषद विधान यूनिवर्सिटीज और म्यूनिसिपैलिटीज और ग्राम पंचायत में से आता है। और हर स्टेट में विधान परिषद नहीं है। हम इंडिया के करीबन 8-10 स्टेट में ही विधान परिषद है, जो बड़े बड़े स्टेट है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, ऐसे स्टेट में ही विधान परिषद है। गुजरात जैसे स्टेट में भी विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा हर में होगा। द एक्सिक्यूटिव जो है वो इट इज मेड अप ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड उसका काउंसिल, और उसके नीचे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन विल बी ऑफ द विलेज में पंचायत का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एंड सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल बोर्ड होगा। बड़ा सिटी होगा तो कॉर्पोरेशन होगा, छोटा टाउन होगा तो बोर्ड होगा या म्युनिसिपैलिटी होगा। उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, लोकल लेवल के। ये भी स्टेट के अंदर ही आएगा। एंड जुडिशरी जो है सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट है, तो स्टेट में हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये हमारा सेटअप है गवर्नमेंट का, सेंट्रल लेवल का और स्टेट लेवल का। तो गुजरात में विधानसभा है, चीफ मिनिस्टर है, उसका काउंसिल मिनिस्टर्स है, हाई कोर्ट भी है। व्हाई? बिकॉज ये स्टेट लेवल पर है ना, दिस इज स्टेट लेवल गवर्नमेंट, तो गुजरात का गवर्नर भी होगा। ये पूरा सेटअप गुजरात में होगा। नाउ इंडिया एक फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट मीन्स see there's a distribution of subjects between center and state, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर दिए गए एंड स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दिए गए लॉ बनाने के लिए। तो ऐसे 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है उसमें काम करने का, उसमें लॉ बनाने का। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को पावर है इसमें लॉ बना के उसमें काम करने का। एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो है इसमें सेंट्रल एंड स्टेट दोनों काम कर सकते हैं, दोनों लॉ बना सकते हैं। और जब दोनों लॉ बनाते हैं तो सेंट्रल का लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो अभी हर सिटीजन को, बिकॉज आप इंडिया का सिटीजन हो, आपको फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो 26 नवंबर 1949 को जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 से इसको इनेक्ट किया, तो तभी से
हर सिटीजन को कुछ राइट्स मिलते हैं, उसका फंडामेंटल यानी बेसिक राइट्स। आप इंडिया के सिटीजन होने के कारण आपको जो अधिकार मिलता है, जो कंपल्सरी अधिकार मिलता है, उसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स गारंटी दैट द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री कैन लीड अ पीसफुल लाइफ एज लॉन्ग एज दे इनहेबिट द कंट्री। सिंपल बात है ना, आप जब तक इंडिया में रहते आप इंडिया के राइट्स को आपका अधिकार है, लेकिन आप इंडिया को छोड़ के अमेरिका में रहने गए और अमेरिका का सिटीजनशिप ले लिया तो अमेरिका के लॉज आप पे लागू हो गए ना, इंडिया के थोड़े लागू हो गए आपके। द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर इन ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। सी बेसिकली ह्यूमन राइट्स का चार्टर यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था 1945 में। ह्यूमन राइट्स जो है वो मानव होने के कारण आपको जो अधिकार मिलते हैं उसको ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फंडामेंटल राइट्स सिटीजन को देने की बात की तो वो ह्यूमन राइट्स का ही पार्ट है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स जो है कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जब मानव ह्यूमन बींग्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता है और ह्यूमन बींग्स को ही गवर्नमेंट बनाने का मौका देते हैं, ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में फंडामेंटल राइट्स जो है वो लगभग इक्वल हो गए, बिकॉज वो ह्यूमन राइट्स का ही हिस्सा है। अभी इंडिया में फंडामेंटल राइट्स जो है जो सिटीजन को मिलते हैं वो कौन से है? तो वन इज राइट टू इक्वालिटी, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। बिफोर लॉ एवरीबडी इज इक्वल। देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली। आप अपना रिलीजन को फॉलो करने का फ्रीडम आपको है, आपको फ्रीडम है एसोसिएशन बनाने का, असेंबली मीन्स जमा होने का, आपको मीटिंग कर सकते हैं इन द होल कंट्री, आप अलग अलग लोग जमा होकर मीटिंग कर सकते हैं, अपने बात डिस्कस कर सकते हैं। जलियांवाला बाग जैसा मैसेकर इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर पाएगा। ब्रिटिश लोग ने किया था जलियांवाला बाग कि आप लोग क्यों मीट हुए, फायरिंग करो, डर करके मार्च को मार डाला। इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकता है, बिकॉज हम सिटीजन को पीसफुली असेंबल होने का राइट देते हैं। हाँ पीसफुल ना, देखो वर्ड है पीसफुल असेंबली। अगर हम बंदूक लेके तलवार लेके खड़े हो गए मैदान में और बोले इंडिया मुर्दाबाद, इंडिया मुर्दाबाद, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट आपको अरेस्ट करेगा, आपको जेल में डालेगा ना, बिकॉज ये तो गवर्नमेंट के खिलाफ काम किया या कंट्री के खिलाफ एक्शन है, वो सेडिशन के चार्ज पे आपको अंडर डाल देंगे। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का अधिकार है, आपको स्पीच, आपको एक्सप्रेस करने का अधिकार है। यू कैन चैलेंज द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड ये भड़काऊ नहीं हो, आप किसी और को भड़का नहीं रहे, आप अपने एक्सप्रेस ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। एंड एट द सेम टाइम देयर इज अ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज लाना हो तो ये पॉसिबल है। एट द सेम टाइम आपके फंडामेंटल राइट्स कोई भंग कर रहा है तो आपको उसका बदला, उसको प्रोटेक्शन का आपको राइट है। तो दिस आर ऑल डिफरेंट राइट्स विच आर गिवन अंडर फंडामेंटल राइट्स। हम 9th स्टैंडर्ड में उसमें डिटेल में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम 9th स्टैंडर्ड में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल तो आपको सिर्फ इतना दिमाग में आप ले लो अभी। सो दिस कंप्लीट्स द होल लेसन। अब आपको एक क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं, कुछ डाउट हो तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करना, आई विल हेल्प यू आउट, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी इजी। ये ब्लैंक्स और ये भी बहुत इजी है। ऑलराइट, सो नाउ दिस कंप्लीट्स द होल लेसन। बाय।